नमस्कार दोस्त। देश में इतिहास, भूगोल और राजनीति कब बदल जाए, इसका अब कोई भरोसा नहीं रहा। पहले भरोसा थोड़ा बहुत रहता भी था, अब नहीं है। उसी में से एक कहानी है भारत और भूटान के जमीन को लेकर के। जिस प्रकार से भारत ने भूटान को जमीन लौटाई है, तो क्यों लौटाई है, क्या इसकी कहानी है, सोचने और समझने वाली बात यह है। तो जरा हम थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। एक देश किसी दूसरे देश से लड़े बिना अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से अपनी जमीन का एक हिस्सा उसे सौंप दे, ना कोई युद्ध, ना कोई दबाव, ना कोई हार, फिर भी जमीन ट्रांसफर हो जाए, तो यह कितनी बड़ी बात है। ठीक है, क्या ये मुमकिन है? तो हाँ, यह मुमकिन है। भारत ने ऐसा कर दिखाया। भारत के लोग दानी है। इतिहास काल से देखेंगे तो आपके पूर्वज भी काफी दानी थे। जहां मन में आता था लोगों को दान करके चले आते थे। समस्या वहीं से यहाँ भी है कि किस तरीके से हमारे लोग भी दान कर दे रहे हैं। बल्कि ये मुमकिन नहीं हुआ तो मुमकिन हुआ भी तो कैसे? भारत ने ऐसा करके कैसे दिखाया, और वो भी उस दौर में जहां हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार कर रहा है, भारत के खिलाफ लड़ भी रहा है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऐतिहासिक घटना की जिसमें भारत ने असम के करीब 13 वर्ग मील जमीन को भूटान को सौंपने का फैसला ले लिया है। लेकिन सवाल यह है कि भारत ने ऐसा क्यों किया और ऐसे दृष्टिकोण के साथ इसके पीछे कौन सी संधि रही जहां पे भारत को ऐसा मजबूर होना पड़ा, इस कारण से जो है ऐसा हुआ है। तो इस फैसले का असर भारत भूटान के रिश्तों पर आज तक कैसे दिखाई देता है, तो चलिए पूरी कहानी को समझते हैं। और आखिर में जो सबसे मुख्य बात है, शुरू से आखिर तक हम डिकोड करेंगे कि इस पूरी कहानी का किस प्रकार से परिप्रेक्ष्य है और किस तरीके से भारत और इधर भूटान, जिसको हम जो है थिम्पू राजधानी है और जो है ड्रैगन, ठीक है, वहां पे आप ड्रैगन देख रहे होंगे क्योंकि वहां पे जो है ड्रैगन सबसे 13 वर्ग मील जमीन जो है आखिर गई कहाँ, यह सवाल बनने जा रहा है। क्या ये पूरा जो कहानी है, जो पूरा परसेप्शन है, भारत सरकार और भूटान सरकार के बीच में किस प्रकार से दोनों के दस्तावेज साझा हुए, बीच में एक तथ्य है जो मेन जानकारी है, जो जिस प्रकार से फैसले लिए गए, शायद आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा कि इस कॉन्टेस्ट को लेकर आजादी के बाद ऐसी घटनाएं भी क्या हो सकती थी। बात है आजादी के कुछ साल बाद की। एक अखबार की कतरन के मुताबिक भारतीय संसद ने प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत जो एक विधेयक था, उस विधेयक में ये पूरी कहानी जो है प्रस्तुत की गई। भारतीय संसद ने प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत एक विधेयक को स्वीकार किया। इस विधेयक के अनुसार लगभग 13 वर्ग मील भूमि, जो उस समय भारतीय संघ की सीमा, समझिए भारतीय संघ की सीमा में आती थी, उसे भूटान को सौंपा जाना था। अब सवाल उठता है, भारत अचानक अपनी जमीन क्यों दे रहा है? तो इसका जवाब है, इतना सीधा नहीं है। जब सवाल में थोड़ा सा प्रॉब्लम इस बात के लिए आता है कि क्योंकि सरकारों ने समझौता पहले से ही कर रखा था, तो ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसकी जड़ें बहुत ही पुरानी, बहुत ही 1949, 40 और 49 के बीच की घटना थी, भारत और भूटान की संधि तक। चूंकि 1949 में भारत भूटान संधि होती है, इस समय भारत ने यह स्वीकार किया था कि एक निश्चित भूभाग भूटान को वापस सौंपा जाएगा। वो जब समय आया तो सौंप दिया गया, लेकिन कुछ वैधानिक यानी लीगल कठिनाइयों की वजह से ये काम कई सालों तक अटका रहा। इसलिए एक बात ध्यान रखनी चाहिए और रखने की जरूरत भी है कि भारत ने ये जमीन भूटान को दे नहीं रहा था, बल्कि उसके लिए जो है काफी तरीके से जो है समझौते की पेशकश की गई। भारत उतने आसानी से राजी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी चूंकि भूटान भारत का एक जो है बिजनेस पार्टनर भी है, तो उसे लौटा रहा था। 1949 की संधि नींव यहीं पड़ी थी। यही वो घटना थी जब ये कहानी शुरू हुई थी। कहानी दिलचस्प हो जाती है 1950 के बाद की। अब इसकी गहराई में उतरते हैं धीमे धीमे। ये जमीन असल में किसकी थी, इस जमीन के क्या परिप्रेक्ष्य रहे। ये भूभाग भूटान को सौंपा जाना था, तो वो उस समय असम की राज्य सीमा को सौंपा जाना था। जब तो असम की उस समय की राज्य सीमा में शामिल था, असम का हिस्सा ही था। असम के बाद उधर भूटान आ जाता है, इस बात को आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये क्षेत्र मूल रूप से भूटान के प्रभाव और नियंत्रण में रहा था। अब जब भूटान के नियंत्रण में रहा है, तो किस तरीके से आप देखेंगे, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये भूटान, ये वाला हिस्सा जो है ये भूटान का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है आज का असम राज्य है। ठीक है, ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पे जो है इस 13 वर्ग किलोमीटर को दान में दिया गया। भूटान का प्रभाव रहा यहाँ पे। बाद में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के दौरान इन क्षेत्रों पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया, क्योंकि ब्रिटिश भी तो आए थे इंडिया में। और फिर आजादी के बाद भारत और भूटान के बीच भारत 1949 की जो संधि हुई थी, घटना कौन सी है, 1949 की वो जो संधि हुई थी, इस पूरे घटनाक्रम में एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी का सवाल भी जुड़ा था। यानी कहानी वही थी जो कुछ ब्रिटिश दौर में हुआ करती थी, उसे सुधारने की कोशिश। और इसी संदर्भ में भारत ने भूभाग को भारत के कई दृष्टिकोण के साथ भूटान को लौटाने का फैसला किया। और यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक डिसीजन नहीं था। डिप्लोमेटिक डिसीजन इसलिए नहीं था क्योंकि ये जो बॉर्डर है, क्योंकि 1959 में देखिए, 1959 में यहाँ पे जो है ये वाला हिस्सा दिया गया। ठीक है, 49 में जब संधि हुई तो संधि के बाद भूटान का ये हिस्सा, चूंकि ये असम से बॉर्डर शेयर करता है, ये वाला हिस्सा चूंकि संधि पहले से ही नेहरू जी थे हैं, ठीक है, उसी के दौरान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ था और ऐतिहासिक अन्याय के परिमार्जन के रूप में देखा न जा सके, इसके लिए भारत ने इसको जो है सौंपा है। असम की भूमिका, यहाँ एक बात आपको खास तौर पे याद रखनी है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भूभाग असम राज्य की सीमा में आता था। ठीक है,
अब इसलिए इसे भूटान को सौंपने के लिए असम की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। और असम की भूमिका महत्वपूर्ण होने के साथ साथ इस कहानी में अंग्रेजों ने किस प्रकार से इस क्षेत्र को छीन लिया था, या ये कहे कि अंग्रेजों ने इसको हड़प लिया था, असम की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी गई। अंग्रेजों की ये कहानी थी, अंग्रेजों ने किसको नहीं छीना है और किसको नहीं समझा है। ये देखिए, ये वाला हिस्सा ये भूटान का है। यहाँ देखेंगे तो इस साइड ये सिक्किम है, याद रखना इस साइड सिक्किम है, ठीक है। इस साइड ये असम वाला हिस्सा है, ठीक है। दोनों को आपको ध्यान में रखना है। और असम विधानसभा ने इस भूभाग को भूटान को सौंपने के लिए जब परिप्रेक्ष्य में डाला तो अपनी सहमति प्रदान की गई। अब जरा सोचिए, अपनी जमीन का एक हिस्सा किसी दूसरे देश को दे देने के लिए सहमत होना कितना मुश्किल काम है। आसान फैसला नहीं था, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी गई। यही वजह है कि यह घटना भारत के संघीय ढांचे और विदेश नीति के बीच संबंध को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण था। भारत और भूटान का रिश्ता आजादी के बाद और आजादी के पहले से भी बहुत शानदार था। बहुत अच्छे दृष्टिकोण के साथ भारत और भूटान के रिश्ते रहे हैं। और इस रिश्ते में जो है सिक्किम के इधर, क्योंकि ये वाला हिस्सा आपको मालूम है, ये वाला जो है इधर जो है ये आपका नेपाल वाला हिस्सा था, ऊपर वाला, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपका नेपाल वाला था। तो उस दौरान ये पूरी घटना हुई। और अब सवाल आता है, भूटान इस जमीन को लेकर इतना इच्छुक क्यों था। इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण बताए जाते हैं। पहला, धार्मिक महत्व। धार्मिक महत्व क्या है, भूटान के बौद्ध बहुल देश है भूटान, आपको ये बात पता ही है। और वहां की जनता के लिए धार्मिक स्थलों और परंपराओं का बहुत गहरा प्रभाव रहा है। दूसरा, भौगोलिक और सामरिक महत्व। ये क्षेत्र भूटान से जुड़े हुए थे, इसलिए भूटान से जुड़े होने के कारण प्रशासनिक और रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ इस पूरी महत्व को, इस पूरी जमीन को, इस पूरे हिस्से को जो है एक दिलचस्प बात के रूप में दिलचस्प मोड़ देने के बाद इस पूरे हिस्से को जो है भूटान को सौंपा गया। घने जंगल का एक बड़ा हिस्सा था। यह भी ध्यान में रखना है कि इस क्षेत्र में जो ये ऊपर वाला हिस्सा था, इस वाले हिस्से में जो हमारा वाला बॉर्डर शेयर करता है, इस हिस्से में चूंकि घना जंगल था और घने जंगल का बड़ा हिस्सा था, यही आबादी थी। यही आबादी, जो घने जंगल है, यहीं पे मामला फंस जाता है। यहाँ आबादी भी बहुत कम थी, यानी भारत के लिए इस क्षेत्र को लौटाने के अलावा या लौटाने से व्यवहारिक नुकसान सीमित था। तो जब नुकसान सीमित था तो भूटान के लिए इसका महत्व कहीं ज्यादा था। भूटान को अगर ये जाता तो वहीं से ही, और यहीं से ही शुरू होती है असल डिप्लोमेसी की कहानी, कि अगर ये भूटान को चला जाएगा, भूटान के लिए दृष्टिकोण के साथ। क्योंकि जब नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री रहे, तब इस पूरी घटना का एक बेहद दिलचस्प पहलू भी सामने आता है, और वो है नेहरू का संसद को दिया गया बयान। ठीक है, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नेहरू जी ने भूटान के साथ भारत के रिश्तों को निकटता पर जोर दिया था। और निकटता पर जब जोर दिया, चूंकि ये बौद्ध स्थल यहाँ पे काफी सारे, देखिए ये बौद्ध स्थल, चूंकि ये एक बौद्ध परंपरा वाला देश है, तो भूटान के साथ भारत के रिश्तों की निकटता पर जो नेहरू जी जोर देते थे, उनके बयान का मूल भाव था कि भूटान भले ही एक अलग सार्वभौमिक राज्य है, लेकिन भारत के साथ उसके संबंध उसी बेहद घनिष्ठ है। और घनिष्ठता के साथ साथ दोस्तों इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि संबंध सिर्फ घनिष्ठ होने से फैसले नहीं होते हैं। भारत भूटान को सिर्फ एक सामान्य पड़ोसी देश के रूप में नहीं देख रहा है। दोनों देशों के जो रिश्ते हैं, दोनों देशों का जो विश्वास और सुरक्षा के आधार पर विकसित हो रही कहानी है, 1949 की संधि ने वही रूप लिया। इस रिश्ते को और मजबूत किया। भारत और भूटान के बीच एक विशेष स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव पड़ी। यही रिश्ता आने वाले दशकों में भारत की सुरक्षा और विदेशी नीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। बेहद महत्वपूर्ण इसलिए साबित हुआ क्योंकि जो कहानियां हैं, कहानियां इतिहास से बनती हैं, और इतिहास इस खूबसूरती को देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भूटान को जो है इतना खूबसूरत हिस्सा भारत को सौंप दिया गया। ठीक है, आसाम ने भी दी सहमति, क्योंकि असम राज्य सरकार है, उसकी अपनी सहमति भी होती है। ठीक है, तो पाकिस्तान के प्रचार के बीच भारत की राजनीति, भारत की रणनीति। अब आइए इस पूरी घटना को उस समय के बड़े संदर्भ में देखते हैं, किस तरीके से, जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, उस समय पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार प्रचार कर रहा था। ये है अपना इधर वाला हिस्सा, ये पाकिस्तान का। ठीक है, ठीक है, ये है आपका वेस्ट बंगाल, नहीं ये असम वाला हिस्सा है। ठीक है, ये आपका असम वाला हिस्सा है। उधर साइड चूंकि पाकिस्तान है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो असम वाला हिस्सा है, तो उस समय भारत ने क्या किया होगा जब ये कहानी शुरू हुई होगी। भारत ने अपने पड़ोसी देश के साथ विश्वास और सहयोग का रास्ता चुना, यानी जहां एक तरफ भारत के खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत अपने पड़ोसी के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा था। यह फैसला सिर्फ भूमि हस्तांतरण का नहीं रहा, यह एक डिप्लोमेटिक मैसेज भी था। डिप्लोमेटिक मैसेज के साथ साथ इस कहानी को जो नया अंजाम दिया गया, इस मैसेज में यह इस बात की जाहिर की गई कि जो हमारा बॉर्डर वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक है, ये जो बॉर्डर वाला हिस्सा था, क्योंकि आपको ये भी समझना है कि जो समझौते होते हैं वो किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में होते हैं। तो ये भारत की विदेश नीति सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन पर आधारित नहीं है, बल्कि विश्वास, सद्भावना और दीर्घकालिक संबंधों पर आधारित थी। उस आधार पर सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, और यही रिश्ता आगे चलकर भारत भूटान संबंधों की पहचान बना। और पहचान बना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात का था कि जो ये हमारा पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रहा इस पूरे मुद्दे में, क्योंकि राष्ट्र हित सबसे ऊपर है, तो राष्ट्र हित सबसे ऊपर है, तो इसलिए जो है असम गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला लिया कि हम जो है अपने, क्योंकि राष्ट्र हित में क्या है,
केंद्र सरकार है, तो उन्होंने जो है ऐसा फैसला लिया और इन लोगों ने ये असम की सरकार ने फैसला लिया कि ठीक है भाई, अगर 13 वर्ग किलोमीटर की बात है तो ठीक है, उनको सौंप दिया जाए। तो यह पूरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पूरे कहानी में किस तरीके से जो है भूटान और भारत के रिश्ते को लेके, भारत और भूटान के संबंधों की जो ऐतिहासिक नींव रही, 1949 की जो संधि का मामला रहा, इन रिश्तों को 2007 में संशोधित किया गया और कहानी 2007 से लगातार चल रही कब इसको हस्तांतरित करना है। संधि हुई 1949 में, लेकिन कहानी कब से है? 2007 से। 2007 में ये घटना होती है। भारत पड़ोसी नीति का एक ऐतिहासिक उदाहरण बनना चाहता था और वो बना भी। धार्मिक आस्था का सवाल था भूटान के, क्योंकि वहां पे बौद्ध मठ थे, बौद्ध मंदिरें, बौद्ध जो है वहां पे स्तूप थे। पड़ोसी नीति ऐतिहासिक उदाहरण बना, यानी सिर्फ शक्ति के माध्यम से नहीं बल्कि सहयोग और विश्वास के माध्यम से डिप्लोमेसी को चलाना। असम की भूमिका, क्योंकि ये भूभाग असम की सीमा में था, इसलिए राज्य की सहमति महत्वपूर्ण थी और राज्य ने अपनी सहमति दे भी दी। भूटान भारत के लिए रणनीतिक महत्व के साथ साथ खासकर जो इस पूरी कहानी का भारत और चीन के बीच जो इस समय द्वंद्व चल रहा है बिजनेस पार्टनर को लेकर, भूटान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, तो इस सवाल का जवाब इस बात से निर्धारित होता है कि भारत सरकार ने बिना किसी खून खराबे के अपनी स्थिति और सहमति दे दी है। और भारत सरकार का दिल कितना बड़ा है वो आप देख ही रहे हैं। अपनी जमीन किसी को भी दान दे रहा है तो उसमें कोई दिक्कत ऐसी बात है नहीं। तो इस घटना का इस्तेमाल अपने पूरे इस कहानी में मजबूती से बनाने के लिए आज का इसका असर क्या है, आने वाले समय में सवाल देश का इतिहास, देश का भूगोल ये सवाल पूछेगा कि आपने बिना शर्त, बिना मंजूरी के, बिना किसी भेदभाव के आपने अगर इतने बड़ी धार्मिक आस्था दिखाई है तो क्यों दिखाई है? तो उसका जवाब भी पॉजिटिव वे में ही देना पड़ेगा, क्योंकि वहां धार्मिक मामला था इसलिए दिया गया। आज के भारत भूटान संबंधों पर कैसे दिखाई देना है इस फैसले को? तो भारत और भूटान के संबंध दक्षिण एशिया के सबसे करीबी द्विपक्षीय संबंधों में गिने जाते रहे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, जल विद्युत और सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग। अभी रिलायंस ले लीजिए, अडानी ले लीजिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऊर्जा के क्षेत्र में भूटान से संचालित हो रहे हैं और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्रों में भारत और भूटान का संबंध बहुत अच्छा रहा है। खासकर भूटान की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में भारत के लगभग 70% प्रोजेक्ट वहां काम करते हैं और भारत की बड़ी भूमिका रही। रणनीतिक रूप से भी भूटान भारत के बेहद महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक रहा है, क्योंकि भारत चीन के साथ अपनी संवेदनशील जो उत्तर सीमा है वो शुरू करती है वहां से। तो जब संवेदनशील उत्तरी सीमा के संदर्भ में अगर देखेंगे तो भूटान की स्थिति को बहुत गंभीरता से देखता है और देखना भी चाहिए। नेहरू जी ने तब उस समय कहा था कि आराम हराम है और हमारा देश अभी गरीबी से जूझ रहा है, इसलिए हमको जो है लड़ते रहना है। पूरी दुनिया के सामने जिस प्रकार से भारत भूटान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को लेकर नेहरू जी दुनिया को प्रस्तुत किया, जो रिश्ता दशकों पहले विश्वास और सहयोग की नींव पर बनाया गया था, वो आज भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। और विदेश नीति के मामले में नेहरू से बड़ा जानकार आज तक भारत के और हिंदुस्तान के इतिहास में कोई पैदा नहीं हुआ और यही होती है दूरदर्शी डिप्लोमेसी की। एक छोटा फैसला आने वाले दशकों के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा बन सकता है। नेहरू जी की वो कहानी, नेहरू जी का वो क्षेत्र और नेहरू जी की दूरदृष्टि के कारण इस पूरे कहानी में जिस प्रकार से नए सिग्नल, नए साइन ऑफ, चूंकि नेहरू जी दानदाता थे, दान दे दिए, कहे भूटान ठीक है तुमने लेना चाहते ले चाहते। नेहरू जी का उस समय नेहरू जी इतने ज्यादा थे, दानवीर बने थे कि अगर कोई कहता कश्मीर भी दे दे तो कश्मीर भी दे देते, कहीं कोई दिक्कत और समस्या वाली बात नहीं थी। जब वहां साइन कर दिए तो वहां भी करने ही वाले थे, लेकिन वो बीच में सरदार पटेल और भारत और भूटान के बीच जो संबंध रहे ऐतिहासिक भूमि हस्तांतरण की कहानी में थोड़ा सा हस्तक्षेप हो गया। कैसे भारत बिना किसी युद्ध के, बिना किसी दबाव के पुराने विवादित इतिहास को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाया और अपने पड़ोसी देश के साथ विश्वास का रिश्ता मजबूत किया। आपके हिसाब से भारत की पड़ोसी नीति में कौन कौन से ऐतिहासिक दृष्टिकोण होने चाहिए थे? भाग्य जुड़ गया भारत के साथ, कैसे कैसे भारत ने हाथ मिलाया और किस तरीके से भारत और भूटान के ऐतिहासिक फैसला सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा। और फैसला तो जो प्रभावशाली रहा ही, जब एक तरफ प्रचार और दूसरी तरफ उदारता कैसे हो सकता है इस पूरी कहानी में अगर आप देखेंगे तो इधर एक तरफ पाकिस्तान दुष्प्रचार कर रहा है भारत के पक्ष में, भारत की व्यापारिक दृष्टिकोण को लेकर, राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर और हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष को लेकर के जिस तरीके से प्रचार कर रहा है, उस तरीके से उधर भारत और भूटान किस तरीके से अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, यह देखने वाली बात होने जा रही है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पूरी तरीके से 0% कार्बन है। यह जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है कि भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है 0% कार्बन है, मतलब वहां जंगल लगभग 50 से 60% वहां पे हरियाली है। तो यह हमारे लिए सोचने वाली विषय है और भारत को जो है उस क्षेत्र में, उस दिशा में काम करने की भी जरूरत है। तो हम एग्जाम के लिए जो 4 पॉइंट्स रहेंगे जो इस सुरक्षा और दृष्टिकोण के साथ, वो आप जो तैयारी करते हैं बच्चों के लिए है कि अगर आप देखेंगे तो भारत भूटान के मैप को, भूटान भारत पे पूरी तरीके से, भारत भूटान पे हाइड्रो पावर सेक्टर में ध्यान रखना, हाइड्रो पावर सेक्टर में
भारत की कई कंपनियां भूटान में काम कर रही हैं और पूरे तरीके से भारत का जो व्यापारिक दृष्टिकोण है भूटान के साथ बना हुआ है। तो ये समझने वाली बात है कि भूटान भारत के रिश्तों के साथ किस प्रकार से जरूरी है। और जितना ऊर्जा सुरक्षा है, ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा का मतलब होता है कि जो भी हमारे ऊर्जा पावर प्लांट्स वगैरह हैं वो भारत और भूटान से उस क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक अच्छे दृष्टिकोण के साथ भारत और भूटान के संबंध बने हुए हैं। यह भी जरूरी पॉइंट्स है। संधि और समझौते तो जो हुए ही। भूटान क्यों है स्ट्रेटेजिक हमारे लिए, क्योंकि आप देखेंगे डोकलाम वाला क्षेत्र जो है ये वाला हिस्सा, ठीक है। उसके बाद इधर आप देखेंगे भूटान का ये हिस्सा, ये भूटान है, ठीक है, ये यहाँ से हमारा नाथुला दर्रा, इधर हमारे लिए चीन, ये समस्या जो कि कौन है, ये चीन वाला हिस्सा, ये इसीलिए चूंकि बॉर्डर ये शेयर करता है भूटान, ठीक है। तो इसलिए जो है हमको इससे जो है दोस्ती बना के रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अपना माल अगर यहाँ सप्लाई करना है तो हमको कहीं ना कहीं इस रास्ता तो यहीं से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अलावा इसके अलावा भी कई रास्ते हैं, लेकिन हमको ये रास्ता जो है हमारे किफायती रहेगा, तो एक ये रास्ता हो सकता है, इसलिए हमारा जो है इससे संबंध अच्छा रहेगा। भारत भूटान चीन सीमा त्रिकोण और डोकलाम वाला जो हिस्सा है, देखे होंगे आप डोकलाम वाला कई बार मुद्दा जो है बना हुआ है। तो भारत की सुरक्षा और चीन की बढ़ती पहुंच और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर जो खतरा बना हुआ है, भूटान की संप्रभुता सुरक्षा समझौते 1949 से 2007 के बीच जो समझौता हुआ था और भूटान का जो समर्थन किया गया, चीन का विस्तार डोकलाम में, यही वाला मुद्दा है। डोकलाम में सड़क निर्माण और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने का प्रयास, क्योंकि डोकलाम वाला जो क्षेत्र है इधर चीन अपना प्रभाव दिखा रहा है, और जब चीन अपना प्रभाव दिखता है तो ना तो भारत सरकार कुछ बोलता है, भारत सरकार की हैसियत चीन के खिलाफ बोलने की कुछ बची भी नहीं है। सिर्फ भारत और भारत के लोग, और सिर्फ आप जो है पाकिस्तान को आगे दिखा सकते हैं। चाइना की तरफ इसकी 17 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ये जो चीन है ना इसकी 17 से 18 ट्रिलियन इकोनॉमी है, और भारत की इकोनॉमी कितनी है 2.61 ट्रिलियन, मतलब 2.61 और कहाँ 17-18 ट्रिलियन, मतलब इतना अंतर है जितना धरती और आसमान से ज्यादा अंतर हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम उनके सामने मुंह नहीं खोल पाते हैं, ये आप समझ रहे होंगे, ये इकोनॉमी के कारण ये चाइना हमसे इतना आगे जा चुका है जहाँ की जो है हम और आप सोच नहीं सकते। अब डोकलाम विवाद में साथ खड़ा है भारत कैसे, तो देखिए डोकलाम ट्रांजेक्शन पर भारत का रणनीतिक समर्थन बना हुआ है। ये डोकलाम पठार है जो मुख्य रूप से चर्चा का विषय है। ये आपका नाथुला वाला दर्रा है जहां से पूरा व्यापारिक से जो हम असम जो हम चाइना से व्यापार करते हैं उसका जो है नाथुला दर्रा से ही 70% माल गुजरता है, ठीक है, ये वाला है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, नाथुला दर्रा है, ये डोकलाम वाला क्षेत्र है, और यहाँ पे जो है चाइना जो है पूरी तरीके से अपने कब्जाने के लिए इधर देखिए बढ़ रहा है, इधर वाला हिस्सा जो है ये बढ़ाते जा रहा है। ये आपको दे रहा है, ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये वाला जो हिस्सा है चिकन नेक जो है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जहां से गाड़ियां सारी गुजरती हैं, और इस पूरे हिस्से से जो है आप यहाँ से व्यापारिक मार्ग का दृष्टिकोण खुलता है। यही समझने वाली बात है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो चाहे डोकलाम हो, हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो हमारे लिए दोनों तरीके से अगर देखेंगे तो हमारे लिए भूटान फायदेमंद रहा, इसलिए भूटान के साथ हम रिश्ते अपना अच्छा बनाए रखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।